लानत है, ये क्या हुआ? सुमेधा के वो दो तमाचे एकदम साफ और जोरदार थे। उन्होंने न सिर्फ ड्रैगन और टाइगर भाइयों के होश उड़ा दिए थे, बल्कि वहां खड़े तमाशा देखने वालों को भी सन्न कर दिया था। क्या सुमेधा उस ध्रुव को पकड़ना नहीं चाहती थी? क्या वो दोनों भाई सुमेधा की मदद नहीं कर रहे थे? ये सब क्या हो रहा है? और सुमेधा ने उन भाइयों को क्यों मारा? ऐसा लग रहा था मानो उसे ध्रुव की परवाह हो। इस अजीब नजारे ने सबके दिमाग का दही कर दिया था। क्या घूर रहे हो? देखने के लिए क्या है यहाँ? अगर ऐसे ही घूरते रहे तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। ठीक उसी वक्त सुमेधा अचानक पीछे मुड़ी। उसके खूबसूरत चेहरे से वो सारी मासूमियत गायब हो चुकी थी और उसकी आंखों से गुस्से की आग बरस रही थी, जिसने भीड़ को डराकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ओए, तुम ठीक तो हो? भीड़ को डराने के बाद सुमेधा तेजी से ध्रुव के पास आई। मैं एकदम ठीक हूं, ये कुछ भी नहीं है। ध्रुव ने खड़े होते हुए अपनी उंगलियों से होंठों पर लगा खून पोंछा। वहां दांतों से काटे जाने का एक छोटा सा निशान भी साफ दिख रहा था। तुम कमीने! उसी पल सुमेधा को सब समझ आ गया। वो उन हमलों की वजह से खून नहीं थूक रहा था, वो बस मजे लेने के लिए नाटक कर रहा था। और उसका नाटक इतना असली था कि सुमेधा भी धोखा खा गई थी। उस वक्त सुमेधा का सच में मन कर रहा था कि वो कूदकर ध्रुव का चेहरा नोच ले, लेकिन उसे अभी भी ध्रुव को अपने साथ मिलाना था, इसलिए उसने अपने गुस्से को पी लिया। वो मुड़ी, उन दोनों भाइयों की तरफ देखा और बोली, मेरे पीछे आओ। उसके बाद वो तेजी से भीड़ को चीरती हुई वहां से निकल गई। उस पल ड्रैगन और टाइगर भाई गुस्से से उबल रहे थे। चाहे जो भी कहो, वो अंदरूनी इलाके के जाने माने लोग थे और भरी भीड़ के सामने सुमेधा के तमाचे खाने के बाद उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। लेकिन सुमेधा के रुतबे के कारण उनमें उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। ताकत के मामले में भी वो उससे कोसों दूर थे। इसलिए आखिर में वो सिर्फ एक ठंडी सांस छोड़कर चुपचाप एक पालतू कुत्ते की तरह उसके पीछे हो ली। एक खाली और सुनसान जगह पर पहुंचकर सुमेधा ने एक गहरी सांस ली और माफी मांगते हुए चेहरे के साथ बोली, अभी जो हुआ उसके लिए माफ करना। असल में ध्रुव के पास कुछ खास खूबियां हैं। मुझे भी अभी अभी इसके बारे में पता चला है, इसलिए हम उससे पंगा नहीं ले सकते। सुमेधा उन भाइयों को बताना चाहती थी कि ध्रुव के पास वो दुर्लभ आत्मा ऊर्जा है और बहुत मुमकिन है कि उसने किसी रहस्यमयी तकनीक की साधना की है। लेकिन ये सोचकर कि ये ध्रुव के गहरे राज हैं, उसने उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई। सुमेधा की बातें सुनकर वो दोनों भाई गहरी सोच में पड़ गए। आखिर उस ध्रुव में ऐसा क्या कमाल था जिसने सुमेधा को इतना प्रभावित कर दिया था। उधर सुमेधा और उन दोनों भाइयों के जाने के बाद ध्रुव बहुत बोर हो गया था, इसलिए उसने अपने कपड़े ठीक किए और भीड़ से बाहर निकल गया। वो कोई बेवजह की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। समर्थ, ये तो। ठीक उसी वक्त भीड़ में से 10 लोग बाहर आए। ये समर्थ, रणवीर और उनके साथी थे। उनके 2 थैले पूरी तरह भरे हुए थे, जिससे लगता था कि उनका शिकार अच्छा रहा। लेकिन वो सब सिर्फ निम्न दर्जे की आध्यात्मिक औषधियां थीं। उन्होंने भी वो सब देखा था जो अभी अभी हुआ था, और उस पल वो सब बेहद हैरान थे। ऐसा लग रहा था कि गरुड़ संघ का ध्रुव को न्योता देना महज कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि सच में कोई गहरा रिश्ता था जिसे समझाया नहीं जा सकता था। तुमने भी सुना होगा कि इस साल अंदरूनी शिष्य की परीक्षा में एक ऐसा खतरनाक इंसान था जिसने अकेले ही 40 खूंखार दरिंदों को मार गिराया था। कुछ देर सोचने के बाद समर्थ ने बोलना शुरू किया, बिल्कुल सुना है। वो लड़का सच में बहुत ताकतवर था और वो पूरे अंदरूनी इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन उसने खुद को इतनी अच्छी तरह से छुपा रखा है कि किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन है। उस इंसान की बात करते हुए हर किसी की जबान पर सिर्फ तारीफें थीं। तो फिर अगर गरुड़ संघ नए शिष्यों में से किसी नए सदस्य को चुन रहा होता तो तुम्हें क्या लगता है कि उनका निशाना कौन होता? समर्थ ने पूछा। जाहिर सी बात है, वही खतरनाक इंसान। सबने एक साथ हामी भरी। समर्थ, क्या तुम्हारा मतलब है? अचानक एक लड़के को बात समझ आई। आखिरकार आज तक गरुड़ संघ ने जिस इकलौते नए शिष्य को न्योता दिया था वो ध्रुव ही था।
लेकिन उनके दिमाग में बसी ध्रुव की उस पुरानी छवि को उस महान और ताकतवर इंसान से जोड़ना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। इसीलिए एक लड़के ने तुरंत इस बात को नकारते हुए कहा, नामुमकिन। ध्रुव, भला वो खतरनाक इंसान कैसे हो सकता है? क्या तुम सच में ध्रुव को जानते हो? जब से उसने नीलकंठ संप्रदाय में कदम रखा है, तुम सबने उसे सिर्फ इसलिए चिढ़ाया है क्योंकि वो इतने सालों में अंदरूनी इलाके में नहीं आ सका। किसी ने उसकी असली ताकत जानने की कोशिश ही कब की? समर्थ ने गंभीर स्वर में कहा। हम। समर्थ की इन बातों ने सबकी बोलती बंद कर दी थी क्योंकि उसके शब्दों में सच्चाई थी। बचपन से ही वो सब ध्रुव को नीचा दिखाते आए थे और मानते थे कि वो रायजादा परिवार का हिस्सा नहीं है। फिर भी वो खुद को रायजादा परिवार का बताकर घूमता था, जिसे वो लोग उसकी बेशर्मी समझते थे। ध्रुव को बेइज्जत करने और नीचा दिखाने के अलावा कोई भी सच में उसे नहीं जानता था। मैं समर्थ की बातों से सहमत हूँ। ठीक उसी वक्त शांत खड़े रणवीर ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। हम सब ने ध्रुव को कमजोर समझने की बहुत बड़ी भूल की है और इसी वजह से मेरे भाई राजवीर को इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। मैं बस यही कहूंगा कि तुम लोग अब ध्रुव से कोई पंगा मत लेना, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। इतना कहने के बाद रणवीर वहां से चला गया। समर्थ और बाकी लोग भी गहरी सोच में डूब गए क्योंकि वो भी राजवीर के इस आध्यात्मिक औषधि के शिकार में हिस्सा न ले पाने की असली वजह जानते थे। रास्ते में थोड़ी जल्दबाजी करने के बाद आखिरकार ध्रुव औषधि पर्वत से बाहर आ गया और प्रवेश द्वार के पास बने चौक पर पहुंच गया। उस वक्त वहां पहले से ही बहुत सारे अंदरूनी शिष्यों की भीड़ जमा थी। बहुत से लोगों का शिकार अच्छा रहा था और वो चौक लोगों की चहल पहल से भरा हुआ था। सब मजे से औषधि पर्वत में हुई मजेदार घटनाओं के बारे में बातें कर रहे थे। ध्रुव, एक जानी पहचानी आवाज आई और ध्रुव ने देखा कि श्रुति का समूह पास ही खड़ा उसे देख रहा था। श्रुति के समूह में 11 लोग थे और श्रुति तथा रायजादा परिवार के 2 अन्य सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी वो लोग थे जो बाद में रायजादा संघ में शामिल हुए थे। वो लोग ध्रुव के साथ बहुत अदब से पेश आते थे, इसलिए ध्रुव के मन में भी उनके लिए अच्छी जगह थी। उन्हें देखकर ध्रुव मुस्कुराता हुआ जाकर उनसे मिला। ओह, ध्रुव का शिकार तो काफी अच्छा लग रहा है। तुम्हारे पास तो 2 थैले भरे हुए हैं, एक ने मजाक में कहा। हाँ, ये तो बहुत कमाल की बात है कि एक अकेले इंसान ने हम सबसे ज्यादा इकट्ठा कर लिया। हमें तो पता ही नहीं था कि कौन सी आध्यात्मिक औषधियां हैं, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए हमने कुछ खास फूस भर ली है। हाँ। लेकिन जैसे ही ध्रुव पास पहुंचा, रायजादा परिवार के वो दोनों सदस्य ध्रुव के थैलों को देखकर ताने मारने लगे। उन्हें इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव ने अकेले ही उन 11 लोगों से ज्यादा शिकार कर लिया था। ये देखकर श्रुति उन्हें डांटना चाहती थी, लेकिन उसे बोलने का मौका दिए बिना ध्रुव पहले ही बोल पड़ा। श्रुति, तुम महारथी क्षेत्र के 5वें स्तर पर पहुंचने ही वाली हो ना? एक छोटे भाई के सम्मान के रूप में इसे रख लो। ध्रुव ने ऐसा कहते हुए अपना हाथ थैले में डाला और जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसमें ढेर सारी आध्यात्मिक औषधियां थीं। उसने वो सारी औषधियां श्रुति की बाहों में भर दी। श्रुति, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं अभी चलता हूं। ध्रुव की इस अचानक हरकत से श्रुति सन्न रह गई। जब उसे होश आया तब तक ध्रुव काफी दूर जा चुका था। उसने देखा कि उसके आस पास के लोग हैरानी से उसकी बाहों की तरफ घूर रहे थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने नीचे देखा और उसी पल श्रुति की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी बाहों में 13 लाल रंग की आध्यात्मिक औषधियां रखी थी। वो कोई निम्न दर्जे की भूमि आत्मा घास नहीं थी, बल्कि वो मध्य दर्जे की अंतरिक्ष आत्मा घास थी। कोई भी इंसान शांत नहीं रह पाया जब उन्होंने सोचा कि ध्रुव के वो दोनों थैले शायद इन्हीं कीमती अंतरिक्ष आत्मा घासों से भरे हुए होंगे। और जाहिर सी बात है, अगर उन्हें ये पता चल जाता कि ध्रुव का दूसरा थैला उन सबसे अव्वल दर्जे की संत आत्मा घास से भरा हुआ है, तो शायद सदमे के मारे कई लोगों के तो प्राण ही पखेरु हो जाते। ध्रुव की अमीरी ने तो सबके होश उड़ा ही दिए हैं
लेकिन अब वो इतने सारे खजाने के साथ नीलकंठ संप्रदाय में क्या नया बवाल करने वाला है। और जब सुमेधा को पता चलेगा कि ध्रुव के पास सिर्फ आत्मा ऊर्जा ही नहीं बल्कि कुछ और भी बड़े राज छिपे हैं, तो वो क्या चाल चलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए। श्रुति, लगता है तुम्हारा शिकार काफी अच्छा रहा। समर्थ की आवाज आई और उसका समूह भी धीरे धीरे उनके पास आ गया। ये तुम लोगों ने अंतरिक्ष आत्मा घासों का शिकार किया, और वो भी इतनी सारी? जब समर्थ और बाकी लोगों ने श्रुति की बाहों में अंतरिक्ष आत्मा घासों को देखा तो वो पूरी तरह से सन्न रह गए। एक अंतरिक्ष आत्मा घास की कीमत 20 भूमि आत्मा घासों के बराबर होती थी। इसीलिए श्रुति की बाहों में रखी वो 13 अंतरिक्ष आत्मा घासें समर्थ और बाकी सबके पूरे शिकार से कहीं ज्यादा कीमती थी। नहीं, इनका शिकार हमने नहीं किया है, ये मुझे ध्रुव ने दी है। श्रुति ने ऐसा कहते हुए उन 13 अंतरिक्ष आत्मा घासों को अपने कमर से बंधे थैले में भर लिया। जब उसने ऐसा किया तो लगभग हर किसी के मुंह से लार टपकने लगी थी, खासकर उन दोनों लड़कों के जिन्होंने कुछ देर पहले ध्रुव का मजाक उड़ाया था। उनका तो मन कर रहा था कि वो दीवार से सिर पटक कर अपनी जान दे दे, और ऐसा होना लाजिमी भी था क्योंकि अभी उन्होंने ध्रुव को ऐसे ताने मारे थे जैसे कोई भिखारी जिसके पास सिर्फ 2 कौड़ियां हों, वो हजारों सोने के सिक्कों वाले किसी अमीर सेठ के सामने अपनी दौलत की शेखी बघार रहा हो। ये सब कुछ बेहद मजाकिया और शर्मनाक था। श्रुति, तुम्हारा मतलब है कि ये तुम्हें ध्रुव ने दी है? क्या ऐसा हो सकता है कि समर्थ और बाकी लोगों के चेहरों का रंग पूरी तरह उड़ गया जब उन्हें ध्रुव के वो 2 थैले याद आए जो पूरी तरह से भरे हुए थे। समर्थ भाई, श्रुति, अनर्थ हो गया। ध्रुव, वो ठीक उसी वक्त हिमानी और बाकी लोग बदहवास हालत में दौड़ते हुए वहां पहुंचे। हिमानी का चेहरा पीला पड़ चुका था और वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। हिमानी, क्या हुआ? क्या ध्रुव ने तुम्हें परेशान किया? हिमानी की हालत ऐसे लग रही थी मानो किसी ने उसकी जान ही निकाल ली हो, और शिखर के पैर पर भी गहरी चोट लगी थी। ये सब देखकर रायजादा संघ के सभी लोगों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें लगा कि शायद ध्रुव ने ही हिमानी और बाकी लोगों के साथ कोई बदतमीजी की होगी। लेकिन जब हिमानी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। हिमानी के मुताबिक उसकी जान बचाने के लिए ध्रुव को महारथी क्षेत्र के 5वें स्तर वाले 3 ताकतवर लड़ाकों ने घेर लिया था। वो पक्का बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया होगा, और अगर वो मरा भी नहीं होगा तो कम से कम अपाहिज तो हो ही गया होगा। लेकिन उन सब ने अभी ध्रुव को देखा था। न तो उस पर एक खरोंच तक थी और वो पूरी तरह से जिंदा दिल लग रहा था। वो कहीं से भी घायल इंसान जैसा नहीं लग रहा था। और इस बात का सीधा सा क्या मतलब था? इसका मतलब था कि ध्रुव महारथी क्षेत्र के 5वें स्तर वाले 3 लड़ाकों से हार नहीं सकता था, या कम से कम वो उन सब से बचकर सुरक्षित वापस आने की ताकत तो रखता ही था। ध्रुव के पास इतनी ताकत कहां से आई? वो इस बारे में और ज्यादा सोचना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जितना सोचते उनका डर उतना ही बढ़ता जाता। श्रुति, तुमने कहा कि ध्रुव एकदम ठीक है? हिमानी ने गहरी भावनाओं और आंसुओं से भरे चेहरे के साथ पूछा। उसे ये बात किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही थी। हाँ, ध्रुव एकदम ठीक है, हमने अभी उसे देखा है। श्रुति ने सिर हिलाते हुए कहा। यह बहुत अच्छी बात है। ध्रुव ठीक है, ये सच में बहुत अच्छी बात है। सुबक सुबक उसकी गजब की खुशी पल भर में आंसुओं में बदल गई। हिमानी रोते हुए श्रुति के गले लग गई और कहने लगी, श्रुति, मैं गलत थी, हम सब गलत थे, सिर्फ तुम सही थी। ध्रुव हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारे पूरे रायजादा परिवार में सबसे बहादुर इंसान है। अगर आज ध्रुव नहीं होता तो मैं सुबक। ये सब देखकर श्रुति को बहुत तसल्ली मिली। ऐसा लग रहा था कि हिमानी का नजरिया ध्रुव के लिए सच में हमेशा के लिए बदल गया है। लगता है हमने सच में ध्रुव को समझने में बहुत बड़ी भूल की है। समर्थ ने एक ठंडी सांस ली और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। हिमानी की इस दिल दहला देने वाली कहानी को सुनने के बाद हर कोई अब ध्रुव को एक अलग नजरिया और इज्जत से देखने लगा था। और जब सारे शिष्य औषधि पर्वत से वापस लौट आए तो गुरुओं का एक समूह औषधि पर्वत के मध्य घेरे की तरफ चल पड़ा।
उस वक्त कौशल भवन की मालकिन विपाशा और कई अन्य गुरु वहां जमा थे। वो सब अपनी भौहें सिकोड़े वहां जमीन पर पड़ी उन 3 शिष्यों की लाशों को देख रहे थे, लेकिन अपने रुतबे और पद की वजह से वो सिर्फ देख सकते थे। उनमें वहां कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन लाशों के ठीक बगल में सफेद चोगा पहने एक इंसान बहुत ही बारीकी से मुआयना कर रहा था। वो इंसान नीलकंठ संप्रदाय में कोई बहुत बड़ा रुतबा रखता था, यहाँ तक कि मुख्य गुरुओं को भी उसके सामने अदब से पेश आना पड़ता था। उस इंसान का सफेद चोगा बहुत खास था, क्योंकि वो अजीब निशानों और डिजाइनों से भरा हुआ था। वो सफेद चोगा काफी बड़ा भी था। उसने न सिर्फ उस इंसान के कपड़ों को छुपा रखा था, बल्कि उसके चेहरे और पूरे शरीर को भी अच्छी तरह से ढक रखा था। इतने सालों बाद आखिरकार ये दोबारा प्रकट हो ही गया। उस सफेद चोगे के अंदर से आखिरकार एक बूढ़ी और भारी आवाज आई, बुजुर्ग चिंगाड़, क्या आपका मतलब है, क्या ये 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान है? विपाशा ने आगे बढ़कर पूछा, अगर ये 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान नहीं है तो और क्या है? तुम अंदरूनी इलाके के गुरु लोग अपने काम में सच में बहुत लापरवाही बरतते हो। तुम तब खबर देते हो जब 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान सामने आ चुका होता है। क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी इस सुस्ती की वजह से कितनी चीजों में देरी हो गई है? तुम सब के सब बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले नाकारा इंसान हो। तुम सब के सब कचरा हो। मुझे तो समझ नहीं आता कि मुझे तुम लोगों की जरूरत ही क्या है। विपाशा के सवाल के बाद सफेद चोगे वाले बुजुर्ग चिंगाड़ की कड़वी और गुस्से से भरी आवाज गूंजी। वहां मौजूद हर इंसान उसके खौफनाक गुस्से को महसूस कर सकता था। हम उन सबको फटकार लगाने के बाद उस बुजुर्ग ने अपनी बड़ी सी आस्तीन हवा में लहराई और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। उसका कोई नामो निशान भी वहां नहीं बचा था। उसके जाने के बाद ही सबने राहत की एक गहरी सांस ली। उस इंसान के सामने तो किसी की गहरी सांस लेने तक की हिम्मत नहीं होती थी, और विपाशा की तरह आगे बढ़कर कोई सवाल पूछने की जुर्रत तो कोई कर ही नहीं सकता था। ये बूढ़ा, क्या ये कुछ ज्यादा ही अपनी हदें पार नहीं कर रहा है? ये 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान वैसे भी किसी छलावे की तरह है, यहाँ तक कि इसके खुद के लगाए हुए तंत्र भी इसे नहीं ढूंढ पाते। तो भला हमें कैसे पता चलता कि ये कब प्रकट होगा? विपाशा ने गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा, थोड़ा धीरे बोलो। हमारे नीलकंठ संप्रदाय के लिए इस इंसान को अपने साथ जोड़ना बहुत मुश्किल रहा है। सिर्फ हम ही नहीं, यहाँ तक कि हमारे संप्रदाय के मुखिया को भी इसके सामने सिर झुकाना पड़ता है। हम इस इंसान से दुश्मनी मोल लेने की भूल नहीं कर सकते। ओमकार ने आगे बढ़कर विपाशा को शांत किया। उसे डर था कि कहीं विपाशा उस सफेद चोखे वाले बुजुर्ग चिंगाड़ को भड़का न दे। हाँ, मुझे तो लगता है कि इसने कोई भी सच्ची नीयत से नीलकंठ संप्रदाय से हाथ नहीं मिलाया है। इसका असली मकसद तो 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान के खजानों को खोजना है। विपाशा ने एक ठंडी सांस ली। वो उसकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। कहा जाता है कि 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में गजब के खजाने छुपे हैं, लेकिन वो सब तो सिर्फ कहानियां हैं। आज के वक्त में जो भी इसके अंदर जाता है वो मारा जाता है। इसलिए ये कोई नहीं बता सकता कि वो बातें सच हैं या सिर्फ कोई झूठ। 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान पहले ही एक मौत का कुआं माना जाता है, और हर कोई इसे लेकर दहशत में रहता है। अगर बुजुर्ग चिंगाड़ इस 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान का रहस्य सुलझा भी लें तो क्या हुआ अगर वो खजाने उन्हें दे दिए जाए? मुझे बस इस बात का डर है कि वो इसके लायक ही नहीं है। विपाशा ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, लड़की, जरा अपनी जबान को लगाम दो। अपनी जिद पर अड़ी विपाशा को देखकर ओमकार सच में लाचार महसूस कर रहा था। अरे हाँ, क्या उस लड़के ने गरुड़ संघ का न्योता कबूल किया? उफ, वो लड़का तो सच में मेरे सिर का दर्द बन गया है। मैंने सुमेधा से सुना है कि उसने वो न्योता भी ठुकरा दिया है। ध्रुव का नाम सुनते ही विपाशा ने एक गहरी सांस ली। ओह! ओमकार पल भर के लिए चौंका, लेकिन फिर मुस्कुरा कर बोला, ये लड़का तो सच में बड़ा दिलचस्प है। ध्रुव अपने कमरे में वापस लौट आया था, और सबसे पहला काम जो उसने किया वो था एक सुकून भरा स्नान करने की तैयारी।
लेकिन जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे और वो पानी में उतरने ही वाला था कि अचानक उसके चेहरे का रंग बुरी तरह से उड़ गया। ये क्या है? अपनी खुद की छाती को देखकर ध्रुव की नजरें फटी की फटी रह गईं और उसका चेहरा खौफ से भर गया, क्योंकि उसकी छाती पर एक अजीब सा निशान उभर आया था। वो निशान इसलिए अजीब था क्योंकि वो कोई आम टैटू या डिजाइन नहीं था। वो अनगिनत रहस्यमयी आकृतियों से बना हुआ था, और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि वो हर एक आकृति जिंदा लग रही थी। वो ध्रुव की त्वचा के अंदर रेंग रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे। ये नजारा किसी को भी खौफ से भर देने के लिए काफी था। ध्रुव ने अपने हाथों से अपनी छाती को कई बार जोर जोर से रगड़ा और उन अजीब निशानों को मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो चाहे जो भी कर ले, वो आकृतियां उसकी त्वचा के अंदर किसी जिंदा जीव की तरह घूम रही थीं और उनसे छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं था। अपनी ही त्वचा के अंदर रेंगती हुई उन अनगिनत घनी आकृतियों को देखकर ध्रुव अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लगता है मैं 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान के इस श्राप से बच नहीं पाया। अचानक ध्रुव ने राहत की एक ठंडी मुस्कान दी। वो समझ गया था कि यह 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान का ही दिया हुआ कोई तोहफा है, चाहे वो चीज अच्छी हो या बुरी। अभी वो लाचार था, इसलिए उसने सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। चूंकि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए ध्रुव ने इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। उसने ऐसा दिखावा किया मानो कुछ हुआ ही न हो, और वो मजे से बाथटब में कूद गया, अपनी इस नई जिंदगी का लुत्फ उठाने लगा। ध्रुव ने अपनी छाती पर उभरे उन अजीब निशानों को भले ही नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन क्या सच में वो निशान कोई मामूली बात है? क्या ये 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान का कोई श्राप है, या फिर कोई ऐसी रहस्यमयी ताकत जो ध्रुव की पूरी जिंदगी को पलट कर रख देगी? और वो रहस्यमयी बुजुर्ग चिंगार ध्रुव के राज के कितने करीब पहुंच चुका है, जानने के लिए सुनते रहिए। वक्त बीतता गया और पलक झपकते ही कई दिन गुजर गए। इन कुछ दिनों में ध्रुव ने अपने कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं रखा था। बिजली के 3 प्रहार की तीसरी तकनीक का अभ्यास करने के अलावा उसका पूरा ध्यान बस उन आध्यात्मिक औषधियों को सोखने पर लगा था। कुछ ही दिनों में ध्रुव एक बेहद अमीर इंसान से एकदम कंगाल हो गया था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसका ऊर्जा केंद्र अब काफी हद तक भर चुका था, और उसके अंदाजे के मुताबिक उसे सिर्फ एक और दिव्य आत्मा मोती की जरूरत थी, जिसके बाद वो एक बार फिर अपनी ताकत की हदें पार कर सकता था। लेकिन आध्यात्मिक औषधि का शिकार तो साल में बस एक ही बार होता था, और दिव्य आत्मा मोती कोई ऐसी चीज नहीं थी जो राह चलते मिल जाए। अगर सुमेधा ने उसकी मदद न की होती तो भला ध्रुव के हाथ ऐसा खजाना कैसे लगता। इसलिए वो अच्छी तरह जानता था कि अब एक और बार अपना स्तर बढ़ाना इतना आसान नहीं होने वाला है। दिन बीतते गए और उसे पता भी नहीं चला कि रायजादा परिवार के सालाना जलसे का दिन भी आ पहुंचा है। उस दिन 3 जाने पहचाने लोग उससे मिलने उसके दरवाजे पर आए। श्रुति, हिमानी और समर्थ। बाहर उन तीनों को देखकर ध्रुव थोड़ा हैरान रह गया। श्रुति का आना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हिमानी और समर्थ कभी उससे मिलने आएंगे। ध्रुव, परिवार का जलसा बस शुरू ही होने वाला है, हमारे साथ चलो, हम सब एक साथ वापस घर चलेंगे, श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ, ध्रुव ने थोड़ा झिझकते हुए समर्थ और हिमानी की तरफ देखा। ध्रुव, चलो एक साथ वापस चलते हैं, घर पर सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, हिमानी ने भी कहा। उसकी आंखों में इस बार सच्चाई थी और साथ ही एक गहरा पछतावा भी साफ झलक रहा था। ध्रुव, माना कि हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हो गई थीं, लेकिन आखिर में हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम पुरानी बातों को अपने दिल से नहीं लगाओगे। समर्थ भी मुस्कुरा रहा था और उसकी आवाज में अपनी गलतियों को मानने की एक हल्की सी झलक थी। ध्रुव ने कुछ देर सोचा और फिर आखिरकार कहा, ठीक है, चलो। ध्रुव कोई छोटी सोच वाला इंसान नहीं था, वरना वो उस दिन हिमानी की जान कभी नहीं बचाता। वैसे भी वो रायजादा परिवार के घर वापस जाने की सोच ही रहा था, तो रास्ते में श्रुति के साथ बातें करते हुए जाना कोई बुरा ख्याल नहीं था।
जब वो नीलकंठ संप्रदाय के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे तो सच में रायजादा परिवार के बाकी लोग वहां ध्रुव का ही इंतजार कर रहे थे। ध्रुव को देखते ही उनकी नजरों में अब वो पुरानी दुश्मनी और नफरत नहीं थी, उल्टे उनकी आंखों में अब एक अजीब सा सम्मान था, और उस सम्मान के साथ साथ उनके चेहरों पर एक शर्मिंदगी और पछतावा भी था। भले ही ये बात अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हुई थी, लेकिन कई लोगों के दिलों में ये बात घर कर गई थी कि शायद ध्रुव ही वो खतरनाक इंसान है जिसने अकेले ही 40 खूंखार दरिंदों को मौत के घाट उतारा था। उसे तो गरुड़ संघ ने भी न्योता दिया था। तो ऐसे में किसी की क्या मजाल जो वो ऐसे ध्रुव से पंगा ले। ध्रुव ने उनके इस बदले हुए बर्ताव के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार ध्रुव अपने दिल से खुद को रायजादा परिवार का ही एक हिस्सा मानता था, और अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहना तो उसकी हमेशा से ही चाहत रही थी। लेकिन वो ये भी जानता था कि उनके इस बदले हुए रवैये की असली वजह उसकी वो गजब की ताकत है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? आखिर ये दुनिया ऐसी ही तो है। भले ही कोई आपका अपना सगा ही क्यों ना हो, इज्जत हमेशा उसी को मिलती है जिसके पास ताकत होती है। नभोमंडल प्रांत के बीचों बीच एक पहाड़ की ढलान पर एक छोटा सा कस्बा बसा था, जिसे झुकते पहाड़ का कस्बा कहा जाता था। रायजादा परिवार इस कस्बे का बेताज बादशाह था, क्योंकि आसपास के कई मीलों तक की जमीन और खजानों पर उन्हीं का कब्जा था। रायजादा परिवार का वो विशाल और आलीशान दरवाजा अब उनकी आंखों के सामने था। कुछ तेज रफ्तार घोड़े वहां आकर रुके, और उनमें से कुछ बेहद शानदार दिखने वाले नौजवान लड़के लड़कियां नीचे उतरे। वो कोई और नहीं बल्कि नीलकंठ संप्रदाय से लौटकर आए ध्रुव और बाकी लोग ही थे। देखो, रायजादा परिवार के नौजवान मालिक लौट आए हैं। जामुनी रंग के चोगे, ये तो नीलकंठ संप्रदाय के अंदरूनी शिष्यों की पहचान है ना? क्या बात है, ये सच में रायजादा परिवार के ही हो सकते हैं। सही कहा, योद्धा बनने की राह में सबसे अहम चीज होती है टैलेंट। तुम्हें याद है वो कस्बे की पूर्वी तरफ वाला पुराना यांग? उसने अपनी सारी दौलत सिर्फ अपने पोते को नीलकंठ संप्रदाय में भेजने पर उड़ा दी थी। लेकिन पूरे 10 साल वहां घिसने के बाद भी वो आखिरकार पहले स्तर तक ही पहुंच पाया। उसकी औकात ही क्या है जो वो रायजादा परिवार के इन नौजवान मालिकों से बराबरी कर सके? ऐसा नहीं है भाई। मैंने सुना है कि रायजादा परिवार में एक ध्रुव नाम का लड़का भी है, जो आज तक बाहरी इलाके का ही शिष्य है। लोगों से अपनी बेइज्जती के डर से वो कई सालों से घर ही नहीं लौटा है। तो तुम्हें पूरी कहानी नहीं पता। भले ही उस ध्रुव को एक नौजवान मालिक का रुतबा मिला हुआ है, लेकिन असल में वो रायजादा परिवार के खून का हिस्सा नहीं है। उसे तो संग्राम रायजादा ने कहीं से उठाकर पाला है। इसलिए अगर उसका टैलेंट बाकी मालिकों जितना नहीं है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। शिश, धीरे बोलो, तुम ऐसे ही कुछ भी नहीं बक सकते। अगर संग्राम रायजादा ने तुम्हारी ये बातें सुन ली तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। ध्रुव और बाकी लोगों के वहां पहुंचते ही कस्बे के बहुत सारे आम लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए थे। उन लोगों के लिए जिनका इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, ये ताकतवर योद्धा किसी भगवान से कम नहीं थे। नौजवान मालिकों का स्वागत है। आंगन में कदम रखते ही रायजादा परिवार के सारे नौकरों ने उन्हें घेर लिया, और इसी शोर शराबे ने रायजादा परिवार की बाकी नौजवान पीढ़ी का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया। रायजादा परिवार में बहुत सारे नौजवान थे, लेकिन वो सब अलग अलग संप्रदायों में अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि नीलकंठ संप्रदाय वाले वापस आ गए हैं, तो बाकी सब ये देखने के लिए बेताब हो गए कि आखिर समर्थ, श्रुति और बाकी लोग कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गए हैं। ओ, क्या ये ध्रुव नहीं है? तो आखिरकार तुमने नीलकंठ संप्रदाय के अंदरूनी इलाके में अपनी जगह बना ही ली। तभी एक तीखी और नफरत से भरी आवाज गूंजी, और कुछ नौजवान लड़के लड़कियां उनकी तरफ बढ़े। उनका नेता एक बहुत ही हैंडसम दिखने वाला नौजवान था। उसका नाम था दक्ष, और वो दूसरे दर्जे के वायु संप्रदाय का शिष्य था। इस साल वो 18 साल का हो चुका था और महारथी क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच चुका था। रायजादा परिवार के बाकी लोगों की तरह वो भी बचपन से ही ध्रुव से नफरत करता था। अगर मेरी याददाश्त सही है
तो तुमने भी 15 साल की उम्र में वायु संप्रदाय के अंदरूनी इलाके में कदम रखा था, है ना? ध्रुव ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अंदरूनी इलाके में कदम रखने के सिर्फ 3 सालों के अंदर ही मैं महारथी क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बराबरी भी कर सकते हो? दक्ष ने घमंड से कहा। हे 10 साल की उम्र में वायु संप्रदाय में गए थे, लेकिन 18 साल की उम्र में जाकर सिर्फ 5वें स्तर तक ही पहुंच पाए। इतनी धीमी रफ्तार से रेंगने के बावजूद इतना घमंड, क्या तुम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते? ध्रुव ने ताना मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? क्या तुम मुझसे भिड़ना चाहते हो? दक्ष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वो ध्रुव को एक कड़ा सबक सिखाने के लिए बेताब हो उठा। तुम मुझसे लड़ने के लायक भी नहीं हो। ध्रुव ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और उसे अनदेखा करते हुए रायजादा परिवार के घर के अंदर की तरफ बढ़ गया। कमीने कहीं के, इसे इतना घमंड करने की हिम्मत आखिर किसने दी है? मैं तो बस यही दुआ करूंगा कि ये परिवार के उस अखाड़े में हिस्सा न ले, वरना मैं इसे वहीं पीट पीट कर मार डालूंगा। ध्रुव की पीठ को घूरते हुए दक्ष ने गुस्से से अपने दांत पीसे। दक्ष, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम ध्रुव से पंगा लेने की गलती न करो। ठीक उसी वक्त राजवीर और रणवीर भी वहां आ पहुंचे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें लगता है कि मैं उसे हरा नहीं सकता? दक्ष और भी ज्यादा भड़क गया। उसे इतना जिद्दी और अपनी अकड़ में चूर देखकर राजवीर और रणवीर ने उस पर ज्यादा ध्यान न देने का फैसला किया और चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। 2 कौड़ी के कचरे! एक ही साल में ये दोनों इतने डरपोक कैसे हो गए? दक्ष ने उन्हें हिकारत से घूरते हुए कहा, वो दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं भी तुम्हें कुछ नसीहत देना चाहूंगा। वो ध्रुव उतना कमजोर नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हें पूरी बात तो नहीं बताऊंगा, इसलिए अब तुम खुद समझदार हो कि तुम्हें क्या करना है। समर्थ ने भी आगे बढ़कर दक्ष के कंधे थपथपाए और गंभीर स्वर में कहा। उसके बाद श्रुति, हिमानी, शिखर और बाकी लोगों ने भी दक्ष से कुछ बातें कहीं। भले ही उन्होंने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनकी बातों में एक बहुत ही सख्त चेतावनी छुपी हुई थी। ये लोग, क्या नीलकंठ संप्रदाय में जाकर इन सब का दिमाग खराब हो गया है? चलो, श्रुति की बात तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन समर्थ और बाकी सब इतने डरपोक कैसे हो गए? समर्थ और बाकी लोगों को जाता हुआ देखकर दक्ष पूरी तरह से चकरा गया था। सच कहा भाई, क्या ये समर्थ, राजवीर और रणवीर ही नहीं थे जो ध्रुव को सबसे ज्यादा परेशान करते थे? और वो हिमानी भी। इन सबको अचानक क्या हो गया? उसी वक्त दक्ष के पीछे खड़े लोगों के चेहरों पर भी उलझन साफ झलक रही थी। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पिछले साल तक समर्थ और बाकी लोग ध्रुव को खुलेआम नीचा दिखाते थे और उसे बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा नीलकंठ संप्रदाय में होने वाली ध्रुव की बेइज्जती का ढिंढोरा पीटते थे। तो फिर आज ऐसा क्या हो गया कि वो सब पूरी तरह से बदल गए? ध्रुव के लिए परिवार वालों का रवैया तो बदल गया है, लेकिन ये दक्ष जिस तरह से भड़का हुआ है, वो पारिवारिक अखाड़े में जरूर कोई बड़ा तमाशा खड़ा करने वाला है। क्या ध्रुव इस अखाड़े में दक्ष का घमंड तोड़कर पूरे रायजादा परिवार को अपनी असली ताकत दिखा पाएगा? और ध्रुव की पीठ पीछे जो खौफनाक राज पल रहे हैं, उनका रायजादा परिवार पर क्या असर होगा? जानने के लिए सुनते रहिए। रायजादा परिवार के घर के अंदर एक बैठक वाले कमरे में एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक नौजवान लड़का बैठे हुए थे। नौजवान लड़का सफेद चोगा पहने हुए था। उसका चेहरा बेहद आकर्षक था और उसके पूरे शरीर से एक खास तरह की ताकतवर ऊर्जा निकल रही थी। वो लड़का ध्रुव का बड़ा भाई था। वो नभोमंडल प्रांत के सबसे बेहतरीन संप्रदाय महाकाल संप्रदाय का एक अंदरूनी शिष्य था। उसका नाम था अभय रायजादा और वो अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि अभय और ध्रुव के पिता संग्राम रायजादा थे। चलो, अभी वो दोनों आपस में खुशी खुशी बात ही कर रहे थे कि वो मजबूती से बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। किसने कहा कि तुम बिना इजाजत के अंदर आ सकते हो? दफा हो जाओ यहां से। वो अपने बेटे से हंस हंस कर बातें कर रहे थे
और कोई बिना इजाजत के अंदर घुसने की जुर्रत करे। ये संग्राम रायजादा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने गुस्से में मेज पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाए। लेकिन जब दरवाजा पूरी तरह खुला और एक पतला दुबला सा लड़का अंदर आया तो संग्राम का वो गुस्से वाला चेहरा एकदम से जम गया। है पिताजी, बड़े भाई। ध्रुव ने अपना सिर खुजाया और हल्की सी मुस्कान के साथ कमरे के अंदर कदम रखा। ये दोनों ही इस दुनिया में उसके सबसे करीबी लोग थे। क्या ये तुम हो ध्रुव? ध्रुव को देखते ही अभय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो कुछ ही कदमों में ध्रुव के पास पहुंचा और उसे कस कर गले लगा लिया। मेरे भाई, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी आपको बहुत याद किया भाई। ध्रुव ने भी अभय को उतनी ही मजबूती से गले लगाया। मैंने तुम्हें 5 सालों से नहीं देखा है। तुम तो पहले से बहुत लंबे और हैंडसम हो गए हो। सच बताऊं तो मैं तुम्हें पहचान ही कसमताए नहीं पाया था। अभय ने ध्रुव को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। लेकिन मैं अभी भी आपसे लंबा नहीं हूं, ध्रुव ने हंसते हुए कहा। अरे तुम अभी हो ही कितने बड़े, कुछ और सालों में देखना तुम पक्का मुझसे भी लंबे हो जाओगे। अभय ने प्यार से ध्रुव का सिर सहलाया। तुमने वापस आने के बाद मुझसे मिलने की जहमत क्यों नहीं उठाई? संग्राम भी उनके पास आ गए। उनके चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जिसे वो छुपा नहीं पा रहे थे। भले ही रायजादा परिवार के बाकी लोग ध्रुव को अपना हिस्सा नहीं मानते थे, लेकिन संग्राम के दिल में ध्रुव उनका बेटा ही था। वो उनके लिए अभय से जरा भी अलग नहीं था। ध्रुव के जामुनी रंग के चोगे को देखकर संग्राम ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुमने अंदरूनी इलाके में कदम रख दिया है? हाँ, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। मैं तो हमेशा से कहता था कि मेरा बेटा ध्रुव इतना भी बुरा नहीं है। संग्राम जोर से हंसे और उनकी उस हंसी में आज एक अलग ही खुशी छलक रही थी। वो तीनों 5 साल बाद मिले थे और उनके पास एक दूसरे से कहने के लिए बातों का जैसे कोई अंत ही नहीं था। वो लगभग आधे दिन तक बातें करते रहे और उन्होंने दोपहर का खाना खाने तक की सुध नहीं ली। श्रीमान संग्राम, मालिक ने आपको और छोटे मालिक अभय को वहां बुलाया है। दोपहर होते होते घर के बाहर से एक आवाज आई। वो आवाज रायजादा परिवार के एक बहुत ही भरोसेमंद सेवक प्रधान सोमनाथ की थी। भले ही वो रायजादा परिवार का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उनका रुतबा काफी ऊंचा था। ये सुनकर ध्रुव, उसके भाई और पिता कमरे से बाहर आए। प्रधान सोमनाथ, क्या आपको पता है कि उन्होंने हमें वहां क्यों बुलाया है? संग्राम ने अदब से पूछा। ये परिवार के जलसे के बारे में है। रायजादा परिवार के सभी सदस्य वहां पहुंच चुके हैं। सफेद बालों वाले प्रधान सोमनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मैं समझ गया। चलो, अभय, ध्रुव। संग्राम ने अपने दोनों बेटों की तरफ देखा और रायजादा परिवार के बैठक कक्ष की तरफ चलने की तैयारी करने लगे। श्रीमान संग्राम, मालिक ने सिर्फ आपको और छोटे मालिक अभय को ही वहां आने के लिए कहा है। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाले थे, सोमनाथ ने उन्हें रोक दिया। ये क्या बकवास है? ये सुनते ही अभय गुस्से से भड़क उठा। आह! प्रधान सोमनाथ ने गहरी सांस ली और एक फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, मालिक का यही आदेश है। मैं तो बस उनका संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। उस पल सिर्फ अभय ही नहीं, बल्कि संग्राम का चेहरा भी बुरी तरह से उतर गया था। उन्होंने कहा था कि यह परिवार का जलसा है, लेकिन उन्होंने ध्रुव को नहीं बुलाया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि वो ध्रुव को अपने परिवार का हिस्सा मानते ही नहीं थे। पिताजी, भाई, आप दोनों जल्दी जाइए। मेरी वजह से दादाजी को नाराज मत कीजिएगा। ठीक उसी वक्त ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान बेहद शांत थी और उसे इस बात का रत्ती भर भी बुरा नहीं लगा था। इतने सालों से रायजादा परिवार में रहते हुए वो इन सब बातों का आदी हो चुका था, लेकिन ध्रुव को ऐसे शांत और समझदार देखकर संग्राम को लगा जैसे किसी ने उनके दिल में छुरा घोंप दिया हो। उन्हें महसूस हुआ कि वो एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। उन्होंने ध्रुव के कंधे को थपथपाते हुए कहा, मेरे बेटे, मैं तुमसे वादा करता हूं कि परिवार के अगले जलसे में तुम्हें जरूर शामिल किया जाएगा। इतना कहकर
संग्राम भारी मन से अभय के साथ उस बैठक कक्ष की तरफ चले गए। महारथी क्षेत्र का 9वां स्तर। ध्रुव मन ही मन खुशी से झूम उठा। उसने अभी अभी अपनी ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा अपने पिता के शरीर में भेजा था और उसे जो महसूस हुआ वो 9वें स्तर की ताकतवर ऊर्जा थी। ध्रुव जानता था कि इसका क्या मतलब है। पूरे रायजादा परिवार में सबसे पुरानी पीढ़ी को छोड़कर कोई भी महारथी क्षेत्र के 9वें स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। इसका मतलब था कि घर का अगला मुखिया बनने के लिए संग्राम के पास सबसे बड़ा और मजबूत पत्ता था, महारथी क्षेत्र का 9वां स्तर। इसके बाद सिर्फ एक कदम और इंसान सीधे महाप्राण क्षेत्र में कदम रख सकता था। महाप्राण क्षेत्र में पहुंचने के बाद आप आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करते थे, वहां से आप महाप्राण ऊर्जा का इस्तेमाल करना शुरू करते थे। ये एक ऐसी ऊर्जा थी जो आध्यात्मिक ऊर्जा से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। ये एक ऐसा स्तर था जो महारथी क्षेत्र से पूरी तरह से अलग और बहुत ऊपर था। रायजादा परिवार के मौजूदा मुखिया बलवंत रायजादा महज महाप्राण क्षेत्र के पहले स्तर पर ही थे। संग्राम का इस उम्र में महारथी क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच जाना कोई छोटी बात नहीं थी। अब महाप्राण क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उनके बीच सिर्फ एक धागे भर का फासला था, इसलिए ध्रुव अपने पिता के लिए सच में बहुत खुश था। श्रीमान संग्राम, अनर्थ हो गया। तभी एक कांपती हुई और बूढ़ी सी आवाज गूंजी और एक भारी भरकम इंसान घबराया हुआ दौड़ता हुआ अंदर आया। चाचा बिरजू, क्या हुआ? ध्रुव ने उस इंसान को पहचान लिया था। वो रायजादा परिवार के सेवकों में से एक था। क्या आप छोटे मालिक ध्रुव हैं? ध्रुव को देखकर बिरजू का चेहरा थोड़ा बदला। जब ध्रुव घर छोड़कर गया था तब वो महज 10 साल का एक बच्चा था। इन 5 सालों में वो बहुत बदल चुका था, लेकिन बिरजू ने फिर भी उसे किसी तरह पहचान ही लिया। हाँ, मैं ही हूं। ध्रुव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। छोटे मालिक ध्रुव, खूंखार दरिंदे वो पहाड़ के पीछे वाली खदान में आ घुसे हैं, बिरजू ने बुरी तरह घबराते हुए कहा। खूंखार दरिंदे! ध्रुव का दिल धक से रह गया और वो बिना कुछ सोचे समझे पहाड़ के पीछे वाले हिस्से की तरफ हवा की रफ्तार से दौड़ पड़ा। रायजादा परिवार के उस पहाड़ के पीछे मौजूद खदानें उनके परिवार की आमदनी का एक बहुत ही अहम हिस्सा थी, लेकिन उन खदानों में काम करने वाले मजदूर बस आम इंसान थे। अगर उनमें से कुछ को थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स आती भी थी तो उनकी ताकत न के बराबर थी। खूंखार दरिंदे, ध्रुव ने उन्हें पहले भी देखा था। भले ही वो क्लास 1 का सबसे कमजोर दरिंदा ही क्यों ना हो, वो आम मजदूर उसका सामना कभी नहीं कर सकते थे। अगर उन मजदूरों का सामना उन खूंखार दरिंदों से हो गया तो क्या भयानक मंजर होगा, ये सोचकर ही ध्रुव का खून खौलने लगा था। लेकिन ध्रुव के वहां से जाते ही बिरजू के होंठों पर एक चालाक और कमीनी सी मुस्कान छा गई। उसकी साजिश कामयाब हो चुकी थी। चाचा बिरजू, आपके काम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ध्रुव को गए अभी ज्यादा देर भी नहीं हुई थी कि दक्ष वहां से बाहर निकला और उसने बिरजू के हाथ में कुछ चांदी के सिक्के थमा दिए। हे, मैंने तो बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। बिरजू ने उन सिक्कों को अपनी जेब में रखते हुए कहा। छोटे मालिक दक्ष, खूंखार दरिंदे तो हमेशा पहाड़ के बहुत गहरे और घने हिस्सों में रहते हैं। आप उन्हें खदानों के इतने करीब कैसे ले आए? ये एक राज है। छोटे मालिक दक्ष, सच में आपकी ये चाल तो कमाल की है, लेकिन वो खूंखार दरिंदे लगातार बढ़ते ही जा रहे थे और जैसे जैसे वो पास आ रहे थे वो और भी ज्यादा भयानक होते जा रहे थे। मुझे लगता है हमें जल्दी से वहां चलना चाहिए। खदानों के पास देखे गए उन भयानक खूंखार दरिंदों को याद करके बिरजू के रोंगटे खड़े हो गए थे। डरने की क्या बात है? उनमें से सबसे ताकतवर दरिंदा भी क्लास 3 से ऊपर का नहीं होगा और उस ध्रुव ने पूरे 5 साल तक नीलकंठ संप्रदाय में ट्रेनिंग की है। अगर वो कुछ खूंखार दरिंदों को भी नहीं संभाल सकता तो उसका मर जाना ही बेहतर है। दक्ष ने एक ठंडी सांस ली। उसने ये सारी चालें ध्रुव को सबक सिखाने और उसे तड़पाने के लिए ही तो चली थी, तो भला वो उसे बचाने वहां क्यों जाता? लेकिन छोटे मालिक दक्ष, अगर सच में ध्रुव को कुछ हो गया और श्रीमान संग्राम ने इस बात की छानबीन करवा दी तो मुझे डर है कि हमारे लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। बिरजू अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। ठीक है, चलो
चलकर देख ही लेते हैं। थोड़ा सोचने के बाद दक्ष को लगा कि बिरजू की बात गलत नहीं है। अगर ध्रुव मर गया तो मर गया, लेकिन अगर संग्राम को पता चल गया कि ध्रुव की मौत के पीछे उसका हाथ है तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। दक्ष और बिरजू दोनों पहाड़ के पीछे वाले इलाके में पहुंचे, लेकिन खदानों तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने देखा कि ध्रुव को मजदूरों की एक बहुत बड़ी भीड़ ने घेर रखा था और वो सब उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। मजदूरों ने अपने कंधों पर कुछ बहुत बड़े बड़े और भयानक जानवर उठा रखे थे। थोड़ा ध्यान से देखने पर उन्हें समझ आया, वो मरे हुए खूंखार दरिंदे थे। दक्ष की रची गई ये मौत की साजिश ध्रुव के लिए एक खूनी खेल में बदल गई थी। लेकिन ध्रुव ने अकेले ही उन सारे खूंखार दरिंदों का शिकार कैसे कर लिया? क्या अब ध्रुव अपने परिवार वालों को, खासकर इस घमंडी दक्ष को, अपनी असली और खौफनाक ताकत दिखाने वाला है? और जब संग्राम रायजादा को अपने बेटे की इस साजिश का पता चलेगा तो परिवार में क्या तूफान मचेगा, जानने के लिए सुनते रहिए। छोटे मालिक दक्ष, आप भी आ गए। वो खूंखार दरिंदे तो सच में बहुत भयानक थे। शुक्र है छोटे मालिक ध्रुव सही वक्त पर आ गए, वरना मैं तो ये सोचकर भी कांप जाता हूं कि हमारा क्या अंजाम होता। दक्ष को आते देख कुछ मजदूर दौड़े हुए उसके पास आए। उनके चेहरों पर अभी भी खौफ साफ दिखाई दे रहा था। ओ! उस पल दक्ष को पता चला कि वहां कुल 9 खूंखार दरिंदे थे। 5 दरिंदे क्लास 1 के, 3 क्लास 2 के और 1 क्लास 3 का। दक्ष के लिए वो खूंखार दरिंदे कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसे लग रहा था कि ध्रुव उन्हें इतनी आसानी से नहीं मार सकता था। क्या ऐसा हो सकता था कि ध्रुव पहले ही महारथी क्षेत्र के 4थे स्तर पर पहुंच गया हो? लेकिन अगर ध्रुव 4थे स्तर पर भी होता, तब भी इतने सारे खूंखार दरिंदों को इतनी जल्दी मार गिराना उसके लिए लगभग नामुमकिन था, है ना? दक्ष, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी दक्ष उलझन में ही था कि ध्रुव मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और उसकी उस मुस्कान में सचमुच एक गहरा एहसान झलक रहा था। उस पल दक्ष पूरी तरह से सन्न रह गया। उसके दिल में अजीब सी घबराहट फैलने लगी। बिना कुछ सोचे वो तेजी से मुड़ा और खदान की तरफ दौड़ पड़ा। छोटे मालिक ध्रुव, आपने इन सबको मार दिया? बिरजू ने उन खूंखार दरिंदों की बिना जान वाली लाशों को देखा और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तो यही सुना था कि ध्रुव 2 कौड़ी का कचरा है जो कई सालों से सिर्फ दूसरे स्तर पर ही अटका हुआ है। अगर वो नीलकंठ संप्रदाय के अंदरूनी इलाके में पहुंच भी गया होगा तो ज्यादा से ज्यादा वो 3रे स्तर पर होगा। फिर वो इतनी तेजी से इतने सारे खूंखार दरिंदों को कैसे मार सकता था? हाँ, तो ध्रुव के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसने बिरजू को घूरते हुए कहा। उसकी नजरों में अब पहले जैसी नरमी नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक और ठंडी चमक थी। नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ध्रुव की उस खतरनाक घूरती हुई नजरों का सामना करते हुए बिरजू डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया। उसके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगी थीं। चाचा बिरजू, आप इतने लंबे समय से रायजादा परिवार के साथ हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी उम्र के साथ आपकी अक्ल भी घास चरने चली गई है? याद रखिएगा, एक नौकर होने के नाते आपको सिर्फ वही पूछना चाहिए जो आपको पूछना चाहिए, और जो नहीं पूछना चाहिए वो कभी नहीं पूछना चाहिए। आपको वही करना चाहिए जो आपका काम है, और जो आपको नहीं करना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ध्रुव की बातों में एक बहुत गहरी और खतरनाक चेतावनी छुपी हुई थी। बिरजू का चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया। उस पल उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। बिरजू की यह हालत देखकर ध्रुव ने एक ठंडी मुस्कान दी। इससे साबित हो गया था कि उसके दिल में जो शक था वो बिल्कुल सही था। छोटे मालिक ध्रुव, हम इन खूंखार दरिंदों का क्या करें? क्या हम इन्हें रायजादा परिवार के घर ले चलें? दर्जनों मजदूरों ने ध्रुव को घेर लिया था। कुछ मामूली से दरिंदों के लिए परिवार वालों को परेशान करने की क्या जरूरत है? आप लोग इन्हें अपने घर ले जाइए और मजे से खाइए। ध्रुव ने ऐसे हाथ हिलाया जैसे ये दरिंदे उसके लिए कोई अहमियत ही न रखते हों, और फिर वो रायजादा परिवार के घर की तरफ चल पड़ा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया छोटे मालिक ध्रुव। मजदूरों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
खूंखार दरिंदे वो अजीब जानवर होते थे जो मार्शल आर्ट्स में साधना कर सकते थे। भले ही उनकी बाहरी चमड़ी लोहे की तरह मजबूत होती थी, लेकिन उनका गोश्त बहुत ही लजीज होता था। कहा जाता था कि उनका गोश्त खाने से न सिर्फ शरीर को बेइंतहा ताकत मिलती थी, बल्कि इंसान की उम्र भी लंबी हो जाती थी। वो ऊपर से नीचे तक एक खजाने की तरह थे और उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन ध्रुव ने इतने कीमती खूंखार दरिंदे उन्हें ऐसे ही दे दिए थे, तो भला वो खुश क्यों नहीं होते? और जब उन्होंने ध्रुव को अपनी ही आंखों के सामने बिना किसी हथियार के बस अपने नंगे हाथों से पल भर में उन सभी खूंखार दरिंदों को चीरते हुए देखा था, तो ध्रुव के लिए उनके दिलों में इज्जत कई गुना बढ़ गई। उधर खदानों के पास दक्ष उस जगह पर पहुंच गया जहां उसने सबसे पहले खूंखार दरिंदों को छोड़ा था। ये देखकर कि वहां कोई नहीं है, वो एक बहुत बड़े पेड़ के पास गया और हवा में उछल गया। जब वो नीचे उतरा तो उसके हाथ में एक लकड़ी का बक्सा था जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद बने हुए थे। गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा था, ये चीज खूंखार दरिंदों को खींच तो सकती है, लेकिन वो इस बक्से को ढूंढ नहीं सकते। खूंखार दरिंदों को फंसाने के लिए ये सच में कमाल की चीज है, लेकिन पहाड़ की इतनी गहराई में छुपे दरिंदों को खींचकर यहां तक लाना, ये काम किसी दिव्य आत्मा मोती के अलावा कोई मामूली आध्यात्मिक औषधि कभी नहीं कर सकती थी। ये कहते हुए दक्ष ने वो लकड़ी का बक्सा खोला, लेकिन जैसे ही उसने बक्से के अंदर झांका, उसके चेहरे का रंग बुरी तरह से उड़ गया। वो सदमे में आ गया जब उसने देखा कि वो लकड़ी का बक्सा जिसमें उसने दिव्य आत्मा मोती रखा था, पूरी तरह से खाली था। ये कैसे हो सकता है? मेरा दिव्य आत्मा मोती कहाँ गया? दक्ष धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था और उसकी सांसें अटकने लगी थीं। भले ही वो लकड़ी का बक्सा उसे उसके गुरु ने दिया था, लेकिन वो दिव्य आत्मा मोती कोई मामूली चीज नहीं थी। उसके पिता ने उस मोती को एक बहुत ही भारी कीमत चुकाकर खरीदा था। उसके पिता उस मोती का इस्तेमाल करके महारथी क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंचने की तैयारी कर रहे थे। अगर उसके पिता को पता चल गया कि वो दिव्य आत्मा मोती उसकी बेवकूफी की वजह से खो गया है, तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसकी चमड़ी ही उधेड़ देंगे। क्या ऐसा हो सकता है? अचानक दक्ष को ध्रुव की वो रहस्यमयी मुस्कान और उसका शुक्रिया याद आया। उसे पल भर में सब समझ आ गया। उस खाली लकड़ी के बक्से को कसकर पकड़ते हुए उसने गुस्से से अपने दांत पीसे और दहाड़कर बोला, ध्रुव रायजादा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक उसी वक्त ध्रुव अपने कमरे में पहुंच चुका था। उसने दरवाजा बंद किया और अपनी जेब से वो मोती निकाला, जिसके चारों ओर घनी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक खूबसूरत सा पहरा था। ध्रुव के चेहरे पर एक चालाक और कमीनी सी मुस्कान छा गई। दक्ष, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने इतना लंबा चक्कर काटा, इतनी मेहनत की, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझे ये अनमोल खजाना सौंप सको और महारथी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंचने में मेरी मदद कर सको। है मानना पड़ेगा, एक बड़े भाई के नाते तुम सच में बहुत दरिया दिल हो। दक्ष ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ध्रुव के पास वो दुर्लभ आत्मा ऊर्जा है। भले ही उस लकड़ी के बक्से ने खूंखार दरिंदों की सूंघने की ताकत को चकमा दे दिया था, लेकिन वो ध्रुव की आत्मा ऊर्जा को कभी चकमा नहीं दे सकता था। जैसे ही ध्रुव वहां पहुंचा था, उसे तुरंत पता चल गया था कि उस लकड़ी के बक्से में दिव्य आत्मा मोती रखा है, और वो ये भी समझ गया था कि ये खूंखार दरिंदों को खींचने के लिए इंसानों द्वारा बिछाया गया एक जाल था। और जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहा था और उसने दक्ष और बिरजू के चेहरों पर वो हैरान कर देने वाले भाव देखे थे, तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो दोनों मिले हुए हैं और उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वो ध्रुव का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, बल्कि खुद ही अपने बिछाए जाल में बुरी तरह फंस जाएंगे। गटक पेट में जाते ही वो दिव्य आत्मा मोती पल भर में एक बहुत ही विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा में बदल गया। लेकिन इससे पहले कि वो विशाल ऊर्जा ध्रुव के शरीर में फैल पाती, उसके ऊर्जा केंद्र ने उसे खींच लिया। उस पल ध्रुव अपने ऊर्जा केंद्र से किसी भूखे भेड़िए के चबाने की आवाज
साफ सुन सकता था। जब वो आवाज आनी बंद हुई तो उसके ऊर्जा केंद्र में एक गजब का बदलाव हुआ। वो 9 बिजली के जानवर फिर से दहाड़े और उनका रूप एक बार फिर बदल गया। जब सब कुछ पहले जैसा शांत हुआ तो उसके ऊर्जा केंद्र से एक ऐसी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली जो पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। उस ऊर्जा ने ध्रुव के शरीर के रोम रोम को भर दिया। महारथी क्षेत्र का 6ठा स्तर। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक बेहद खुश और संतुष्ट मुस्कान थी। 15 साल की उम्र में महारथी क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंचने वाले को पहले ही एक जीनियस माना जाता था, लेकिन एक ऐसा इंसान जो 2 महीने से भी कम वक्त में दूसरे स्तर से सीधे 6ठे स्तर पर पहुंच गया हो, उसे सिर्फ एक ही शब्द से पुकारा जा सकता था, राक्षस। वक्त पंख लगाकर उड़ गया और पलक झपकते ही रायजादा परिवार के सालाना जलसे का दिन आ ही गया। यह तथाकथित जलसा सिर्फ रायजादा परिवार के लोगों के आपस में मिलने का कोई छोटा मोटा कार्यक्रम नहीं था। ये पूरी दुनिया के सामने रायजादा परिवार की ताकत और रुतबे का एक भव्य प्रदर्शन था। उस दिन झुकते पहाड़ का कस्बा के मार्शल आर्ट्स अखाड़े में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। इस जलसे ने सिर्फ कस्बे के अमीर लोगों को ही नहीं खींचा था, बल्कि आसपास की कई ताकतवर ताकतों को भी अपनी तरफ खींच लिया था। इन बाहरी ताकतों में से कुछ को तो खास न्योता दिया गया था और कुछ सिर्फ रायजादा परिवार के सम्मान में आए थे, लेकिन उन सब का मकसद एक ही था, रायजादा परिवार की आज की ताकत का अंदाजा लगाना। इसलिए जब रायजादा परिवार के मुख्य सदस्य वहां पहुंचे तो पूरे अखाड़े में एक गजब का शोर गूंजने लगा। वहां का माहौल एकदम उबलने के करीब आ गया था। देखो, वो रहे रायजादा परिवार के मुखिया बलवंत रायजादा। सबसे पहले सबकी नजरें उस बूढ़े इंसान पर पड़ी जो सबके आगे चल रहा था। भले ही वो काफी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी पीठ किसी बाघ की तरह चौड़ी थी और उसकी कमर किसी भालू जैसी मजबूत थी। जब वो चलता था तो ऐसा लगता था मानो हवा भी उसका रास्ता छोड़ रही हो। उसकी उन बर्फ सी सफेद और तलवार जैसी तीखी भौहों के नीचे एक ऐसा खौफनाक और रौबदार तेवर छुपा हुआ था जो किसी को भी खौफ से भर देने के लिए काफी था। वो इंसान ध्रुव और बाकी सबका दादा, रायजादा परिवार का मुखिया बलवंत रायजादा था। पूरे रायजादा परिवार में इकलौता ऐसा इंसान जिसने महाप्राण क्षेत्र में कदम रखा था। बलवंत रायजादा के पीछे उनके वो 6 बेटे आ रहे हैं, है ना? उन सब की मौजूदगी और उनका रुतबा सच में देखने लायक। मैं तो ये सोच सोच कर पागल हो रहा हूं कि आखिर इस परिवार का नया मुखिया कौन बनेगा। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है? मैंने सुना है कि आज के जलसे में वो आखिरकार आधिकारिक रूप से संन्यास लेने वाले हैं और नया मुखिया भी आज ही चुना जाएगा। मतलब आज का दिन सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। जब लोगों ने आज के जलसे के इस सबसे अहम और रोमांचक हिस्से के बारे में सोचा तो उनके लिए अपनी उत्सुकता को काबू में रख पाना मुश्किल हो गया। ध्रुव ने दक्ष का तो ऐसा बेवकूफ बनाया है कि वो जिंदा लाश बन गया होगा। लेकिन अब जब परिवार का जलसा शुरू हो चुका है और नए मुखिया का चुनाव होने वाला है, तो क्या ध्रुव का पिता संग्राम रायजादा अपना महाप्राण क्षेत्र वाला पत्ता खोलकर सबको चौंका देगा? और ध्रुव, जो अब किसी राक्षस की तरह ताकतवर हो चुका है, वो इस जलसे में अपने दुश्मनों को उनकी असली औकात कैसे दिखाएगा? पूरा एपिसोड सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा नॉवल सीरीज ऐप।